अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 11, ठीक है, ये मैं सॉल्व करने लगा हूँ। ये आपका यूनिट नंबर 11 या चैप्टर नंबर 11 का लास्ट एक्सरसाइज है। तो इस तरह से आपका चैप्टर 11 खत्म हो जाएगा और साथ में आपकी क्लास 8 की जो बुक है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। यानी 8 का पूरा कोर्स आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप ये सारी वीडियोस एक जगह पे देखें, तो इसी वीडियो, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा क्लास 8 मैथ का, ठीक है। उस लिंक को आप ओपन करें तो उसमें आपको सारी एक्सरसाइजेज, हर एक एक्सरसाइज और मतलब हर एक चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये एक चीज और भी बता दूं आपको कि मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। आपको मेरे चैनल पे, मेरे प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी। कोई एक्सरसाइज और कोई क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है, जब तक कि वो वैलिड क्वेश्चन हो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डिस्क्रीट डेटा इज इन फॉर्म, होल नंबर होता है, ठीक है। इसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, होल नंबर है डायरेक्टली। द लेंथ ऑफ डिफरेंट आयरन रॉड्स इज एन एग्जांपल ऑफ, देखें, ग्रुप नहीं हो सकता, अनग्रुप नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, तो डिस्क्रीट, ठीक है। उसके बाद आते हैं presentation of frequency distribution in vertical rectangle bars with no gap। गैप अगर नहीं होगा तो हिस्टोग्राम है, डायरेक्टली आप याद रखें, ठीक है। अब ये देखें कि जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम की बात हो रही है, साइज ऑफ द क्लास, तो वो विड्थ पे होता है, ठीक है। ईच बार, जो बार है इसकी विड्थ, अगर विड्थ ये है फॉर एग्जांपल बार की, या ये है, तो इसकी क्लास का साइज कम है, इसकी क्लास का साइज क्या है, ज्यादा है सर। तो ये क्या कह रहे हैं कि द डैश ऑफ ईच बार इन अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द क्लास ऑफ विड्थ, ठीक है। इसके बाद ई वाला, टू इवेंट्स दैट नॉट अकर एट द सेम टाइम, क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दोनों एक वक्त में नहीं हो सकते। यानी एक ही वक्त में आप मशरिक और एक ही वक्त में मगरिब नहीं जा सकते, या आप मशरिक जाएंगे या क्या जाएंगे, मगरिब जाएंगे, ठीक हो गया ये। ई, ई आपका 3 हो गया है। इसके बाद है एफ, डैश इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रीवियस इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, साथ में मुस्कुरा रहे हैं, तो आपका मुस्कुराना आपकी गाड़ी चलाने पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, द फॉर्मूला टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स, हमें पता है कि एक्स माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, और ये, ठीक है, ये वाला है। ये नहीं हो सकता, माइनस ये क्या नाम है इसका, वाई है, ये नहीं हो सकता, ये 2n है, ये नहीं हो सकता, ये प्लस है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, बुक में मौजूद है। व्हेन वी प्लॉट क्लास मार्क्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। क्लास मार्क्स ये होंगे, फ्रीक्वेंसी ये होगा, ठीक है। तब आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ क्लोज, क्लोज पॉलीगॉन है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, रेंज है, इसको तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई में 3 है। अच्छा, व्हेन अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम, कॉइन को आप टॉस करते हैं, या हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। आप 1000 बार करें तो यही दो प्रोबेबिलिटीज है, तो इसमें जो हेड की प्रोबेबिलिटी वो क्या है, 1/2। क्लियर हो गया। वो कह रहे हैं ना, द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन हेड इज 2, थ्योरेटिकल की बात हो रही है। एक्सपेरिमेंटल तो वो उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखा जाएगा कि आपने कितनी दफा किया है, ठीक है, कितनी दफा हेड आया और कितनी दफा टेल आया। लेकिन थ्योरेटिकली एक हेड पॉसिबल है, हेड और टेल के दरमियान, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये चीजें आपने डिफाइन कर देनी है, क्या, वेरिएंस, हिस्टोग्राम, अनग्रुप डेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किधर है। ये आपका है अनग्रुप डेटा, ठीक है। ये क्या कहलाता है, अनग्रुप डेटा इज द रॉ डेटा विच हैज जस्ट बीन कलेक्टेड फ्रॉम एनी सर्वे, एक्सपेरिमेंट और स्टडी। इट इज इट इज नॉट ग्रुप्ड इन एनी फॉर्म लाइक कैटेगरीज, क्लासेस, इंटरवल्स, ठीक है। ये आपका हो गया क्या चीज, अनग्रुप डेटा। मैं यहाँ पे इस तरह कर देता हूँ, अनग्रुप डेटा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट पे, साथ साथ जाते हैं, तो जो जो आएगा वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है वेरिएंस। ये देखें, मेरे पास जो आ रहा है वही कर रहा हूँ, ठीक है, वेरिएंस। चलें, पहले पहले ये कर दिया फिर ये कर लिया, फर्क नहीं पड़ता, आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या है। द वेरिएंस इज अनदर मेजर, इज अनदर छोड़ें, इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। वेरिएंस एक्चुअली टेल्स अस अबाउट द स्प्रेड ऑफ द डेटा, हाउ ब्रॉडली द वैल्यूज इन द ग्रुप डाइवर्ज, बस। उसके बाद वेरिएंस इज डिनोटेड बाय ये, और ये फार्मूला लिखना है, तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस के बाद और ये भी साथ में लिखना है कि एक्स डैश का क्या मतलब है, और ये यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन कोई देखते हैं, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन अब ये होगा,
स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अनदर मेजर, द इज अनदर मेजर ऑफ dispersion of data, ठीक है, values, it is positive, it is the positive square root of the variance, we use the symbol dash dash dash, यहाँ तक सारा आपने करना है, ठीक है। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद नेक्स्ट क्या है उस पर आता हूँ, वो है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम वाला भी आप देख लें, यहाँ पे है, हाँ ये हिस्टोग्राम, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हिस्टोग्राम ये है, व्हाट हिस्टोग्राम, यहाँ से आप शुरू करें, ठीक है, और यहाँ तक लेके ये बार्स, फिर उसके बाद ये वाली लाइन छोड़ देनी है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हिस्टोग्राम इज ड्रॉन बाय डिवाइडिंग, ये यहाँ तक करना है, क्लियर हो गया। ये आपका हो जाएगा हिस्टोग्राम की डेफिनेशन, ये हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखता हूँ मैंने क्या सिलेक्ट किया है, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी आपको कहा गया था कि बताएं, ये हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मल्टी साइडेड, यहाँ से आपने शुरू करना है, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग वगैरह और यहाँ तक, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी आपका हो गया। उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। तो आते हैं, कहीं पे मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करनी है, ये डेफिनेशन याद रखें, टू और मोर इवेंट्स दैट कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ द अकरेंस और हैपनिंग ऑफ वन इवेंट डजंट इनफैक्ट द affect the probability of another event, then these events are known as independent events, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो ये देखें, इंडिपेंडेंट भी हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। 3 को देख लें, स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा गया है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डेटा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स डैश इसका स्क्वायर डिवाइड बाय n इन सब का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए आपने पहले फाइंड करना है क्या चीज, n। तो n आप ये n है, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6। फिर x डैश ये क्या होता है, समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। सो समेशन ऑफ x यानी सबको ऐड करें, 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय क्या करना है, 6। तो ये हो जाएगा 29 डिवाइड बाय 6। ये देखें, 4 जमा 9 13 5 18 19 20 21 8 29, ठीक है। तो 29/6 इससे आएगा 4.83, तकरीबन तकरीबन, मतलब थोड़ा सा आगे भी आ रहा है 3 3 3, लेकिन बस ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ तक हम आ गए, अब आपने x माइनस एक्स डैश ये करना है। तो इसके लिए मैं टेबल को ज़्यादा तरजीह देता हूँ, ठीक है। वो क्या होगा, गौर कर लें, ये हमारे पास टेबल हो गई है, तो इससे ज़रा इजी हो जाता है और कोई बात नहीं है, ठीक है। पहले होगा आपके पास x, फिर आपके पास होगा ये दूसरा, और फिर ये तीसरा। ये मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। पहले आपके पास एक्स डैश, तो उसके बाद क्या होगा, सबका स्क्वायर, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। पहले है 4, फिर 9, फिर 5 1 2, फिर क्या 8, ठीक है। तो x माइनस एक्स डैश, x आपके पास है 4 माइनस एक्स डैश है 4.83, फिर होगा 9 माइनस 4.83, फिर उसके बाद होगा 5 माइनस 4.83, और फिर होगा 1 माइनस 4.83, ठीक है, सबसे माइनस करना है 4.83, और उसके बाद होगा 8 माइनस 4.83, ठीक है। तो ये जनाब आपके पास डाटा है, मैं मालूम करके आपको बताता हूँ। 4 माइनस 4.83 जो भी आएगा, ये आएगा माइनस 0.83 लेकिन माइनस, इसका अगर स्क्वायर ले लेते हैं तो ये आएगा 0.6889, ठीक है। फिर उसके बाद है ये 9 माइनस, तो 9 माइनस 4.83, ये आएगा जनाब 4.17, और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 17.3889, ठीक है। उसके बाद है 5 माइनस 4.83, तो ये आएगा 0.17, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.0289, ठीक है। उसके बाद है 1 माइनस 4.83, तो ये आएगा -3.83,
और इसी का अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये आएगा 14.66 और 89। फिर है आपके पास 2 माइनस 4.83, तो ये आएगा -2.83 और इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये आएगा 8.0089 और उसके बाद है 8 माइनस 4.83, तो ये आएगा 3.17 और इससे जो जवाब आएगा इसका स्क्वायर लेंगे तो 10.0489। ठीक है, ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, देखें फॉर्मूले के हिसाब से हमें ये चाहिए x माइनस एक्स डैश स्क्वायर, लेकिन इसका क्या समेशन। तो समेशन ये तो हमने हर एक अलग निकाल लिया, लेकिन अब हमें क्या चाहिए आखिर में। हमें चाहिए, मैं बल्कि ऐसे कर लेता हूँ, चलें एक और भी बना देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये होगा तो इससे आएगा समेशन x माइनस एक्स डैश सबका स्क्वायर। तो इससे क्या आएगा ये देख लें। पहले हमारे पास है 0.6889, फिर प्लस 17.3889, फिर प्लस 0.0289, 0.0289 प्लस 14.6689 प्लस 8.0089। ठीक है, फिर प्लस 10.0489, तो ये जनाब आ रहा है 50 यानी 50.8334। ठीक है, 8334, हाँ यही आया। इसके बाद क्या होगा, ये ज़रा चेक करें। नाउ स्टैंडर्ड, अच्छा वेरिएंस, तो चलिए मैं ये कर लेता हूँ कि बस डायरेक्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उन्होंने वेरिएंस नहीं मांगी है, नहीं तो मैं वेरिएंस पहले फाइंड करता। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो क्या होगा, समेशन x माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर डिवाइड बाय n और n का क्या स्क्वायर रूट। तो ये जो है इससे हमारे पास आया 50.8334 और डिवाइड बाय क्या n 6 है और ये स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम इसके यानी इस पर अगर हम डिवाइड करें क्या चीज़ 6, तो ये आएगा 8.47। ठीक है, 8.47 आगे भी है लेकिन बस इतना काफ़ी है। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट, तो अगर इसका स्क्वायर रूट ले लूँ ये हो जाएगा 8.47, स्क्वायर रूट लूंगा तो 2.91। ठीक है, बस इतना काफ़ी है 2.91। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो देख लें, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द गिवन डाटा। तो वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाद में देखेंगे, पहले इसको कर लें। ठीक है, तो आप कहेंगे कि वेयर एन की वैल्यू कितनी है ये भी देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8। अब एंड एक्स डैश, ये आपको फाइंड करना होगा, एक्स डिवाइड बाय क्या चीज़ एन होती है, मतलब ये इसका तरीक़ेकार होता है कि हम ऐसे इसको फाइंड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने सारी वैल्यूज को पहले ऐड करना है, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 और प्लस क्या चीज़ 17 प्लस 19, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, चलो 19 प्लस 23 डिवाइडेड बाय कितना 8 करना है, क्योंकि टोटल 8 है। मैं आपको करके बता देता हूँ, 3 फिर 5 फिर कितना 7 फिर कितना 11 फिर कितना 13 फिर 17 और फिर 19 और फिर 23। मैं फिर देखता हूँ 3 5 7 11 13 17 और 19 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा 98 डिवाइड बाय 8, यानी जमा करेंगे तो जो जवाब आ गया ये डिवाइड बाय 8 करेंगे तो ये तकरीबन आएगा 12.25। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आया मीन का। मीन आपके पास आ गया तो अब वेरिएंस फाइंड करना कोई इशू नहीं है, उसके लिए वही वाली बात है कि टेबल बना लेते हैं जो कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों के लिए बन जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू, ये x माइनस एक्स डैश उसकी वैल्यू हो जाएगी,
और फिर ये आगे वाली जो होगी वो उसके स्क्वायर की होगी, यानी x x माइनस एक्स डैश और x माइनस एक्स डैश सबका स्क्वायर। तो x की वैल्यू लिखते जाएं, 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है, तो पहला होगा 3 माइनस 12.25, फिर होगा 5 माइनस 12.25, फिर होगा आपके पास 7 माइनस 12.25। ऐसे ही सबका आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो इससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12.25 और 19 माइनस 12.25, 23 माइनस 12.25। सबकी वैल्यूज मैं लिख लेता हूँ, फिर उनका स्क्वायर भी यहीं पे हो जाए तो अच्छा होगा। 3 माइनस 12.25, तो जो वैल्यू आ रही है -9.25, इसी का स्क्वायर ले लेता हूँ, बार बार नहीं हो सकता, तो स्क्वायर होगा 85.5625। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा आपके पास 5 माइनस 12.25, तो ये आएगा -7.25। इसी का स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 52.5625। अच्छा, उसके बाद है 7 माइनस 12.25, तो ये आएगा -5.25 और इसी का स्क्वायर लें तो ये आएगा 27.5625। अच्छा, उसके बाद 11 है, 11 माइनस 12.25, तो ये आएगा -1.25। इसी का स्क्वायर ले लें तो ये आएगा 1.5625। ठीक है, और फिर उसके बाद 13 माइनस 12.25, ये एक मिनट मिस्टेक आ गई है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। 12 नहीं 13 माइनस 12.25, तो ये आएगा 0.75। इसी का अगर स्क्वायर लें तो 0.5625। ठीक है, उसके बाद 17 माइनस 12.25, तो ये आएगा 4.75। इसी का स्क्वायर लें तो ये आएगा 22.5625 और उसके बाद आएगा 19 माइनस 12.25, तो ये आएगा 6.75 और इसका स्क्वायर लें तो 45.5625 और उसके बाद 23 माइनस 12.25, ये आएगा 10.75 और इसी का अगर स्क्वायर लें तो 115 इशारिया कितना 5625। ठीक है, ये आपके पास आ गए सारे। अब आपको पता ही है कि हमने इसका सम भी लेना है, क्योंकि हमें फार्मूले में समेशन चाहिए। उसके लिए एक और कॉलम बनाते हैं। ठीक है, इस तरह ये कॉलम रो वगैरह बनाते हैं, तो ये हो जाएगा समेशन x माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर। तो इन सबको जमा करके जो रिजल्ट आएगा वो इधर आ जाएगा। सो 85.5625 अच्छा, प्लस फिर है 52.5625, फिर प्लस 27.5625। ठीक है, 25, हाँ, प्लस ये है 1.5625, फिर प्लस, ठीक है, 0 पॉइंट यानी 0.5625 और फिर प्लस 22.5625, फिर है 44.5625 प्लस 44 नहीं, ये कितना 45, हाँ, तो फिर है 115.5625। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 351.5। ठीक है, 351.5। सो वेरियंस नाउ, वेरियंस इज इक्वल टू क्या होता है, एस स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, एक्स माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर, और ये समेशन डिवाइड बाय एन होता है। तो अब ये चीज जो है ये हमने कैलकुलेट की है, ये है 351.5 बटा टोटल कितने थे, 8 थे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका अगर डिवाइड करें 8 पे तो ये आएगा 43.9375, 43.9375। गुड, ये आपके पास आ गया वेरिएंस। ठीक है, जो कि रिक्वायरमेंट थी। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो मसला कोई नहीं है, डेविएशन
स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एस, जो कि बराबर होता है एस स्क्वायर के स्क्वायर रूट का। तो वो आपके पास आया 43.9375। इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ले लेते हैं 43.9375, यह आ जाएगा 6.62, 6.6285। ठीक है, हाँ बस इतना काफ़ी है। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो दोनों रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी। ठीक है, 5 को देख लें। कैलकुलेट द रेंज फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन की आपको रेंज चाहिए। तो रेंज मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, वो क्या होता है? एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि मैक्स क्या है, मिन क्या है। ठीक है, ये देखें 100 से ऊपर है, बाकी कोई नहीं है, तो ये आपके पास मैक्सिमम हुआ। ठीक है, अब ये 90 है, इसको छोड़ दें। ये 30 है, 80 है, 60 है, 40 है, छोड़ दें 11, 11.6। तो आप कहेंगे कि मैक्स है 101.5 माइनस मिनिमम आपके पास कितना है 11.6। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी पता चल जाएगा, 101.5 माइनस 11.6, तो ये हो जाएगा 89.9। देखें कितना है 89.9। मैं इसका जवाब चेक कर लेता हूँ, अगर कोई गड़बड़ हुई तो बात कर लेंगे, बाकी 89.9 बिल्कुल यही है। ठीक है, इससे पहले वाला जो था उसका जो वेरिएंस वगैरह था, मैं चेक कर लेता हूँ वो भी, लेकिन बहरहाल मेरे हिसाब से उसमें कोई इशू नहीं था। ठीक है, बिल्कुल सही है। और उससे पहले जो था 2.91, वो भी चेक कर लेते हैं, 2.91, सब ठीक है। अब इसका देख लें, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें, लेकिन मेरे ख्याल से 6 जो है ना, ये वैलिड क्वेश्चन नहीं है। इसकी वजह बता देता हूँ। सारा कलेक्टेड डेटा ऑफ मार्क्स दिस स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड, द डेटा इज दिस। अब उसका क्या करना है? हाँ जी, अब बताएं क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन है ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक हो गया। 7 को देख लें। इसमें है कि कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, हम हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं? क्लास बाउंड्रीज लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? आपने देखा होगा वहां पे इंटरवल ऐसे होता है, 18 से 20, फिर 21 से फॉर एग्जांपल 22 या 24 या जो भी है, 22 फॉर एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि ये 20 है और 21 है, इनके दरमियान गैप है। लेकिन यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 10 से 15, फिर दिया है 15 से 20, तो इनके दरमियान गैप कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास बाउंड्री लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्लास इंटरवल्स को प्लॉट कर दें, किसके साथ? फ्रिक्वेंसी के साथ। तो ये देखें, क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी, ये समझ आ गई कि ये मैंने क्यों किया है। अब आते हैं इसके प्लॉट की तरफ। अच्छा, पहला है 10 से लेके 15, तो मैं इसको अगर कह दूं फॉर एग्जांपल 10, और इसको मैं कह दूं 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा क्या 30, या इस तरह कर लेते हैं, चले थोड़ा सा दूर दूर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि जगह हमारे पास है। इसको मैं कहता हूँ 10, 1 2, बल्कि 10 में ऐसे कहता हूँ 1 2 3 4, ये हो गया 10, 1 2 3 4, ये हो गया 20, 1 2 3 4, ये हो गया 30। ठीक है, और 1 2 3 4, ये हो गया कितना 40, तो ये हो गया 35, और ये हो गया क्या चीज दरमियान वाला 25, और ये हो गया क्या 15। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं, y की तरफ। तो वो प्लॉट करने के लिए हमें चाहिए होता है ये, चलें पहले फ्रिक्वेंसी तो मैं लगा दूं ना, फ्रिक्वेंसी के लिए मैं आता हूँ। अच्छा, कहाँ तक है? ये देखिए 10 7 12, 12 से ऊपर नहीं है, तो 1 2 3 4, इसको अगर मैं कह दूं फॉर एग्जांपल कितना, इसको मैं कह दूं 2। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 4 6 8 10 12, देखते हैं। 2 1 2 3 4, ये हो गया 4, 1 2 3 4, ये हो गया 8 6, 1 2 3 4, ये हो गया क्या 8, ये हो गया 10, 1 2 3 4, ये कितना हो गया 12। ठीक हो गया। अब हम प्लॉट कर सकते हैं। पहला देख लें, 10 से लेके 15 के लिए क्या है 5, तो ये हो जाएगा तकरीबन 5, और क्या है 10 से लेके 15, तो ये आएगा यहाँ तक, ये 6 है, तो ये 5। ठीक है, समझ आ गई? ये आपका हो गया, क्या, फर्स्ट। ठीक है,
बस ये हो गया। अब दूसरे वाले पे आता हूँ। ये देखे ना, ये 4 है, तो 2 छोड़ के 5, फिर 2 छोड़ के 6। ठीक है। अब दूसरा है आपके पास 15 से 20 के लिए 9, तो 15 से 20 तो ये होगा, और ये 8 के बाद क्या है, ये 9। तो इस तरह से, ठीक है। हाँ, ये 9 है। ये हो गया 9। अब उसके बाद मैं ग्रीन ले लेता हूँ, चलें, ताकि फर्क रहे थोड़ा सा। उसके बाद है 20 से 25 के लिए 12, तो 20 से 25 है, और ये 12, तो 12 तो यही है। थोड़ा सा इस तरफ कर लूँ फिर, बस ये ठीक है। ये कितना है, 12। ठीक हो गया। उसके बाद 25 से 30 है, तो वो कितना है, 10। ठीक है। 25 से 30 है 10, ये है 10, और 25 से 30 में इसका बदल देता हूँ। 25 से 30, ये हो गया 10। ठीक है। उसके बाद है, अच्छा ये 10, हाँ 10। उसके बाद देख लें। उसके बाद है 7, 10 से 35 के लिए 7, तो ये 6 है, 2 छोड़ के ये 7 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको खुद बना लें तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। प्रैक्टिस ज़रूरी है, ये नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, बस खुश हो रहे हैं कि मुझे समझ आ गई। ये क्लियर हो गया। ये देखें 7। वैसे अगर आप चाहते हैं तो इसको मैं पॉइंट दे सकता हूँ ऐसे करके। देख लें। ये आपके पास है 1, 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5, 6, और ये 7, 8, और ये क्या, 9, 10, और फिर क्या, 11, 12। क्लियर हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम। 8 को देख लें। The following data shows the ages of different people who came for the issuance of smart ID card on a certain day. Draw a histogram for this data. ठीक है। तो हिस्टोग्राम ही ड्रा करना है, उसके लिए आते हैं। ये हो गया। और इसके बाद इस तरह कर लेता हूँ, जीरो से मैं स्टार्ट नहीं लूंगा इसका। ठीक है। तो ये, और ये एक्स हुआ और ये वाई। ये आपके पास फ्रिक्वेंसी है। अच्छा, वाई जीरो। वाई किधर जा रहा है, मैक्सिमम 30 तक जा रहा है। तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल 10। 1 2 3 4 5, ये हो गया 20। 1 2 3 4 5, ये हो गया कितना, 30। ठीक है। ऐसे ही इस तरफ से आता हूँ, तो मैं ऐसे कर देता हूँ ये। ठीक है। ये मार्क आ गया। अब मैं आता हूँ इस पे, ड्रॉ करता हूँ, लिखता हूँ। 70 तक है मैक्सिमम, तो मैं कहता हूँ कि स्टार्ट मेरे पास ये है 20, और 1 2 3 4 5, ये 30 40 50 60 70, चले। 30, 1 2 3 4 5 40, 50, 1 2 3 4 5 60 हो जाएगा, और 1 2 3 4 नहीं। तो इससे बेहतर ये है कि थोड़ा कम लिया जाए, 1 2 3 4। ठीक है। इसको मैं कहता हूँ 30। 1 2 3 4, इसको कहता हूँ 40। 1 2 3 4 50। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 60। ठीक है। और 1 2 3 4, ये हो जाएगा 70। अब ठीक है। अच्छा, अब इनको देख लें किस तरह हमने सेटिंग करनी है। ठीक है। सेटिंग ये करनी है कि क्लास इंटरवल 20 से 30 है, तो जवाब है 8। ठीक है। ये हो जाएगा, अगर ये देखें 2 4 6 8, तो ये 10, तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है। ये पॉइंट आपके पास है, जो कि मतलूबा रिजल्ट है। तो आते हैं 20 से 30 8, 20 से 30 8, तो ये हो जाएगा 8। ठीक हो गया। इसको आप बेशक अब कलर कर दें, कोई मसला नहीं है। ये हो गया आपका फर्स्ट। दूसरा है 30 से 40। 30 है, तो 30 यही है। ठीक है। तो
30 से 40, ये हो गया जनाब 30। ठीक है, ये 30 हो गया। अब उसके बाद देखें 40 से लेके 50 है, तो कितनी अवाम आई है? 20 लोग आए हैं। ठीक है, तो 40 से 50 के लिए है 20, ये हो जाएगा 20। 40 से 50, मैं इसका कलर भी चेंज कर दूं, ये हो जाएगा 40 से 50 के लिए 20। ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेता हूँ ये वाला। ये कौन सा है? 40 से 50 हो गया। 50 से 60, 25। तो ये अगर 20 है तो 22, 24 और दरमियान वाला ये बिल्कुल दरमियान में 25 होगा। तो ये ठीक है, ये तकरीबन ठीक है ना, बस वो दरमियान ही आपने लेना है। थोड़ा सा फर्क है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब देख लें। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये लास्ट है, 60 से 70, 22। 60 से 70 देखें 22 है, तो ये 22 हो जाएगा। ये आपको आइडिया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अब मैं रिपीट कर देता हूँ, 20 से 30 है 8। ठीक है, फिर 30 से 40 है कितना? 30। ओके, 40 से 50 है 20। ओके, और उसके बाद है 50 से 60 कितना है? 22। ये 25। हाँ, ये 25 है बिल्कुल। उसके बाद 60 से 70 है 22, तो ये 20, तो ये दो 22, बिल्कुल यही। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब अगर आप एक्सेस को लेबल भी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एक्सेस का लेबल भी चाहिए कि कौन सा है, तो उसके उसके हिसाब से ज़रा बात करते हैं। ये देखें, उन्होंने कहा है ना कि डिफरेंट पीपल हु केम फॉर द इशुएंस ऑफ एजेस ऑफ डिफरेंट पीपल, तो ये एजेस हैं। और ये क्या है? यहाँ पे आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, और यहाँ पे नीचे वाली जो साइड है, अ, यहाँ पे आप लिखेंगे एजेस ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये एजेस हैं 20 साल से 30 साल, कितने अवाम आई है, नंबर ऑफ पीपल, इस तरह। ठीक है, और आप यहाँ पे कह दें कि the people who came for the issuance of smart card in certain day। अच्छा, आप ये कह दें कि people for smart card, smart card। ठीक है, ये बस ऐसे कोई नाम दे, कोई मसला नहीं है कि आपको पता हो। ये देखे ना, डिफरेंट पीपल नहीं, एजेस ऑफ पीपल विजिटेड फॉर स्मार्ट आईडी कार्ड डे। ठीक है, तो ये बस आप इस तरह एक उसको दे दें, या अगर आप ये लेबल नहीं भी देते तो बाकी ये दोनों दे दें, बस ठीक है। क्लियर? 9 को देख लें। द गिवन डेटा इज द टेम्परेचर ऑफ द लाहौर इन 30 डेज ऑफ मे। ये दिया गया है। ड्रॉ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डेटा। तो इसको मैंने सबसे पहले अरेंज किया, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ये। अब इसके बाद इसका जो टेबल है वो बनाता हूँ। तो क्या चीज़ है, देख लें। ये है टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, ये आपके पास टेम्परेचर आ गया। दूसरा आपके पास होगा थैली मार्क्स, और तीसरा होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी एफ। बेशक आप इसको लिखते हैं तो लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज और ब्रैकेट में एफ। अच्छा, अब टेम्परेचर 29 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? एक ही दफ़ा है, तो एक है। अब 30, 30 की कितनी दफ़ा है? 3 दफ़ा है, तो 30, 3, 1 2 3, और ये हो जाएगा इसका 3।
अब इसके बाद 31 है, 1 2 3, सो 31 3 3 32, 1 2 3, तो ये भी 3 है 32, और इस तरह से, ठीक है। 34 की बात करते हैं, अब 32 नहीं 32, हाँ 33, सो ये भी 3 है, ठीक है। उसके बाद 34, 1 2 3 4, तो ये हो गया 34 4 4, ठीक है। फिर 35 2, तो उस पे आता हूँ, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद 37 1, तो 37 1 1, और 38 1 2, 38 कितना है 2, ठीक है। उसके बाद 38 हो गया, तो 38 के बाद है 39, नहीं 38 कितनी दफ़ा, एक दफ़ा है, सॉरी, तो एक दफ़ा है, ये देखें एक है। फिर 39 दो दफ़ा है, ठीक है। 39 दो दफ़ा, फिर उसके बाद है 40 तीन दफ़ा, फिर है 41 एक दफ़ा, और फिर है 42 तीन दफ़ा, ठीक है। ये अब मैं देखता हूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, पहले मैं ज़रा इसके लिए जगह और बना दूँ, ठीक है। सेम वही चीज़ है, बस बहरहाल हाँ, एक अगर हम रो और बना देते हैं, वो होगी किसके लिए, वो होगी टोटल के लिए, तो चलें वो भी बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास, और ये भी ऐसे ही रहेगा, ये तो टोटल देख लेता हूँ कितने टोटल, 1 3 4 4 3 7 8 9 10 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक हो गया। तो ये बस आप कर लें, अगर थोड़ा बहुत है तो आप देख लें, नहीं तो कमेंट में पूछ लें, इंशाल्लाह जवाब दे देंगे। बहरहाल आपको समझ आ गया तरीका, इससे पहले भी हम ये कर चुके हैं, ठीक है। 10 को देख लें, ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय यूजिंग द डाटा। दो चीजें हैं, हिस्टोग्राम भी बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं हिस्टोग्राम के लिए कुछ करता हूँ, और हिस्टोग्राम, ठीक है। पहले हम इसी हिस्टोग्राम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10, तो हिस्टोग्राम के लिए क्या होगा, पहले हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल मैं बता दूं कि क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है क्लास इंटरवल, वो ऑलरेडी चूंकि ये चीजें गिवन है इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब इसको एडिट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक चीज उसमें ऐड करूंगा, वो है क्लास बाउंड्री। अगर डेटा होता तो पहले हम इंटरवल वगैरह ये चीजें फाइंड करते, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। अच्छा, पहली चीज होगी वो होगा क्लास इंटरवल, ठीक है। दूसरी चीज होगी, चलो फ्रिक्वेंसी उन्होंने दिया हुआ है तो वो भी लिख लेते हैं, फ्रिक्वेंसी। एक चीज है कि क्लास बाउंड्रीज, क्लास, ये क्लास बाउंड्रीज हमने खुद फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल कौन सा है, 25 से लेके 29 तक, फिर दूसरा है 30 से लेके 34 तक, फिर है 35 से 39 तक, ठीक है। और फिर है 40 से 44 तक, और उसके बाद है 45 से 49 तक, 50 से 54 तक, फिर है 55 से 59 तक, ठीक है। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं, ये दूसरा, इसको नंबर 2 क्लास कहेंगे, इसको नंबर 1 कहेंगे, ठीक है। तो दूसरे का जो लोअर है ये 30, इसमें से पहले का अपर 29, वो माइनस करते हैं, कितना आ जाता है 1, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये 0.5, यही 0.5 जो होता है वो हम इसमें इससे माइनस करते हैं, और ये दूसरे वाले से क्या करते हैं, प्लस करते हैं। कैसे, ये देखें 24.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 29.5, डन हो गया। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि ये वो वाला हिस्टोग्राम है कि जिसमें देखें 29 और 30 के दरमियान गैप है ना। दैट्स वाई हम ये क्लास बाउंड्री फाइंड कर रहे हैं। अगर ये 29 होता, फिर यहाँ से भी 29 से स्टार्ट होता, तो हम इसको डायरेक्ट प्लॉट करते, हमें ये क्लास बाउंड्रीज की जरूरत ना होती, ठीक हो गया। तो ये 29.5 यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 34.5, बस ऐसे ही सबका होगा।
ऐसे ही 40 नहीं सॉरी 39.5, ये हो जाएगा 44.5, ये हो जाएगा 44.5, ये हो जाएगा 49.5, ये हो जाएगा 49.5, ये हो जाएगा 54.5, ये हो जाएगा 54.5 और ये हो जाएगा 59.5। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसीज गिवन है 2, 4, फिर 7 और फिर 10 और फिर 8 फिर 6 फिर 3। ठीक है, ये आपके पास सारा कुछ गिवन है। अब इसका आपने क्या बनाना है, रिकॉर्ड हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम इज, तो ये आपने हिस्टोग्राम बना लेना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, बस ये काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा है थोड़ा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, और ये कहाँ से 25 से, तो मैं इसका स्टार्ट ज़रा बाद से लेता हूँ, ये वाला। अब क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद ये एक्स और ये वाई। ठीक है, ये वाई पे होता है फ्रिक्वेंसी, एक्स पे होता है क्या चीज़, एक्स पे होगा क्लास बाउंड्री। चलिए लिख लेते हैं, क्लास क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी देख लें कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 10 तक। तो 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं 2, 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं 4, इसको कहते हैं 6, इसको कहते हैं 8, 1 2 3 4 5, ताकि जरा ज्यादा बड़ा बड़ा है। ठीक है, 10। अब क्लास बाउंड्रीज को देख लें, बाउंड्रीज कहाँ से शुरू है, 24.5 से। ठीक है, तो इसको कह देता हूँ 24.5, फिर उसके बाद 29.5 है। अच्छा, फिर इसको कहते हैं चलें 29.5। ठीक है, फिर उसके बाद है 34.5, दो छोड़ के। ठीक है, फिर है 39.5, फिर है 44.5 आई थिंक, यस, फिर है 49.5, फिर है 54.5 हो गया। तो इसके बाद है 59.5। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं, तो हिस्टोग्राम बनाना है। इसके लिए हमारे पास जो डाटा है 24 से लेके 24.5 से लेके 29.5 तक हमारे पास 2 है। तो ये देखें 2, 24 से लेके 29 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, ये है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4। ठीक है, और उसके बाद 4 के बाद है 7, तो 6, और ये मतलब अगर 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 और ये दरमियान वाला। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 7। क्लियर हो गया, ये हो गया जनाब 7। उसके बाद है 10, तो नेक्स्ट होगा अपने पास 10। तो 10 के लिए यही काफ़ी है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 10। इसके बाद आते हैं 10 के बाद है जनाब 8। तो 8 कहाँ पे है, ये है 8।
ये है 8। बात जस्ट समझने की है, बाकी मेरे ख्याल से आप ये खुद ज़रा जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और पे आते हैं, वो है 8 हो गया, 8 के बाद है 6, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया 6। उसके बाद 6 के बाद है 3, तो 3 पे आता हूँ, 1 2 3, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, 3 वाला मैं फिर देखता हूँ, हाँ ये, तो ऐसे सीधे आएगा ये 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। ये देखें आपके पास रिक्वायर्ड 3 आ गया। तो जो रिक्वायर्ड आपके पास मतलब जो हिस्टोग्राम उन्होंने मांगा था वो आपने कर दिया है। ठीक है इसके बाद वो कह इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने करना क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए एक चीज़ तो यह है कि इसी को पहले कॉपी कर लें। ठीक है, अब आते हैं इसके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ भी। अच्छा, अब इसका क्या है, हमने पहले ड्रॉ करना है। ठीक है, ये, ताकि हम टेबल तो हमारे पास आ जाए ना पहले कि क्या क्या होगा। चलें इसमें इतना कुछ नहीं होता, ये दूसरे वाले में। ठीक है, जस्ट देख लें, सेम ही चीज़ें हैं और इतना कोई बड़ा नहीं है। ये एक हो गया, फिर क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज अगर ना भी होना तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिड पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन चलें, क्लास बाउंड्रीज भी हो गई, वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। अब है मिड पॉइंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट्स हो गए क्लियर। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि फॉर क्या चीज़, फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्योंकि ये भी चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, नाउ फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आप क्या करते हैं, पहले आपने करना होता है जो क्लास इंटरवल दिया गया है। ठीक है, फिर आपके पास दूसरी चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़, क्लास बाउंड्रीज, सीबी। ठीक है, उसके बाद आपके पास होना चाहिए मिड पॉइंट, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी यानी एफ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, क्लास इंटरवल्स जो डाटा है वो देख लें। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपको पता है ना कि दो हमने एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड करनी है, एक बिफोर, एक लास्ट में। तो चलो पहले मैं ये लिख लूँ, 25 से 29। ठीक है, सेम टू सेम वही, फिर 30 से 34, और फिर क्या, 35 से 39। ठीक है, और उसके बाद क्या, 40 से 44, और फिर है 45 से 49, और फिर है 50 से 54, फिर है 55 से 59। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये है कि क्लास बाउंड्रीज हमने ऊपर फाइंड की हुई थी, ये आप देख सकते हैं, ये वाली। ठीक है, 24.5, तो मैं कर देता हूँ 24.5, ये हो जाएगा 29.5, ये हो जाएगा 29.5, ये हो जाएगा 34.5। ठीक है, ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हम, 34.5, 39.5, ये हो जाएगा 39.5, यानी इससे 5.5 कम करना है, इससे 0.5 ज़्यादा करना है, 44.5, 44.5, ये हो जाएगा 49.5, ये हो जाएगा 49.5, और ये हो जाएगा 54.5, ये हो जाएगा 54.5, ये हो जाएगा 59.5। ठीक है, अब पहले इसके दो क्लासेस हम और ऐड कर दें। इससे पहले वाला कौन सा होगा, ये देखें, 25 से 29 है, तो 26, 23, 28, 29, तो 25, अच्छा ये 29 है, फिर 30 है, तो इसका मतलब है कि इधर 24 था, 24 से 25। ठीक है, अब 24 को छोड़ के 20 से 24 कितना डिफरेंस है, 4, 29 से 25 कितना डिफरेंस है, 4, 34 से 30 कितना डिफरेंस है, 4। ठीक हो गया, इधर 59 है, सो इधर 60 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 64। तो ये हो जाएगा 59.5, और ये हो जाएगा 64.5, 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और इधर देख लें,
ये 19.5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 24.5। ठीक है, 24.5 फिर आगे भी जाएगा। अब मिड पॉइंट्स करने हैं, तो मिड पॉइंट हम किस चीज़ का करते होते हैं ये देख लें। ये है 20 और 24। ठीक है, सो 24 जमा 20 जो भी आएगा डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 22। इसका मिड पॉइंट 22 है। ठीक है, ऐसे ही 29 जमा 25 करेंगे, 25 जमा 29, तो जो भी आएगा डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 27। ठीक है, फिर 5 और ऐड करेंगे तो 32। कैसे पता चला मुझे, ये देखें ना, 34 जमा 30 तकसीम 2, 32। ये देखें 5 का फर्क आ रहा है। 22 जमा 5 27, जमा 5 32, जमा 5 37, जमा 5 42, जमा 5 47, जमा 5 कितना 52, और जमा 5 कितना 57, और फिर जमा 5 कितना 62। मैं चेक करता हूँ आखिर का 62 बनता है। 64 जमा 60 तकसीम 2, बिल्कुल 62 बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास मिड पॉइंट्स आ गए और फ्रिक्वेंसीज गिवन है। पहले की 0 है, आखिर की 0 है, ये हमने खुद से ऐड की है। ठीक है, फिर 4, फिर 7, फिर 10, फिर कितना 8 6 3, 8 6 3। एक मिनट 2 4, सॉरी मेरे से गलती हुई है। पहले है 2, फिर 4, फिर 7, फिर 10। ठीक है, और 10 के बाद क्या है 8, फिर 6, और फिर क्या 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो प्लॉट करते हैं। चलें थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, ये अब ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो नीचे है, यही आपसे मांगा गया था ना। प्लॉट करता हूँ इसको, तो इसमें y है और ये x है। ठीक है, चूंकि हमें मिड पॉइंट चाहिए, वो आप देख लें। मिड पॉइंट 22 27 32। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 22। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 32। ठीक है, और ऐसे ही 32 के बाद है 37, फिर 42। ठीक है, 37, फिर 42, फिर 47, फिर 52, फिर 57। ठीक है, फिर 62। ये ऐसे ये आ गया। अब फ्रिक्वेंसी देख लें, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम 10 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 2, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 4, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया, तो देखते जाएं। हमें सिर्फ ये दो चाहिए। ठीक है, ये और ये चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए। मतलब अ, एक ये चाहिए, ये नहीं, मतलब एक मिड पॉइंट चाहिए और साथ में क्या चाहिए फ्रिक्वेंसी। तो पहले के लिए है 22 के लिए 0 है। ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं, तो 22 के लिए है 0, ये 22 है और ये 0 है। मैं इसको रेड ले लेता हूँ। 22 के लिए 0, वाई 0 हो गया और एक्स क्या हो गया 22। फिर उसके बाद 2 है 27 के लिए 2, तो ये 27 है और ये है 2। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। और उसके बाद है 4 32 के लिए, तो ये 32 है और ये क्या है 4। ठीक हो गया, ये अच्छा 37 के लिए क्या है 7 है, तो 37 और ये हो गया 7, ये 6, अगर ये 8 है तो ये हो जाएगा क्या 7, और इसी को लेकर आए 37। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद है 42 के लिए 10, तो 42 और ये आ जाएगा कितना 10। ठीक है, इसके बाद 47 के लिए 8, तो ये 8 है और ये 47 है। ठीक है, 47 के लिए 8, और फिर 52 के लिए 6, तो ये 52 है और ये हो जाएगा
6, ठीक है, 6 और 52। उसके बाद है 57 के लिए 3, तो ये 57 है और ये 2, 1 2 3, ये हो जाएगा 3, ठीक है, हाफ पे। तो 57 के लिए है ये 3, ये 57 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है, 57 के लिए 3 हो गया। फिर 62 के लिए क्या है, 0 है, तो 62 पे 0। अब मिलाना होता है, तो चलिए मैं ब्लू से मिला देता हूँ। ये पहला हो गया ऐसे, ठीक है, फिर ये हो गया दूसरा पॉइंट ऐसे, थोड़ा सा साइड पे आ रहा है, तो चलो मैं इसको बहरहाल, ठीक है, बस ठीक है। नहीं, इस दफ़ा उम्मीद है कि सही आ जाए, बस ठीक है। अ, ठीक है, इसको अब कर लेता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैं, ये सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, आपने बिल्कुल पेंसिल से बिल्कुल क्लियर कर देना है ये, ठीक हो, नहीं सॉरी, ये वाला नहीं, ये पहले होना चाहिए ऐसे, फिर उसके बाद ये होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आना चाहिए इस पे, उसके बाद आना चाहिए इस पे, और ये होगा इस पे, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो क्या कहा था, पॉलीगॉन यूजिंग दिस डेटा। हाँ, यहाँ पे आप बेशक लिख सकते हैं कि ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है और ये आपके पास मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, मिड पॉइंट्स, ठीक है, बाकी डेटा का कोई नाम नहीं है तो बस ऐसे ही रहने दें। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 11, इसमें है कि a die is rolled, what is the probability of rolling an even or odd number, ठीक है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि डाई को फेंका जाता है, रोल किया जाता है, तो क्या चांसेस है कि इवन आएगा या ऑड आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है कि सैंपल स्पेस, वैसे मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब 1 है, क्यों, क्योंकि या ऑड आएगा या इवन आएगा। चक्का, जो चक्का होता है, या इसको आप क्या कहते हैं, गोटी कहते हैं, या मतलब आप इसको डाइस कहते हैं, डाई कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको जब फेंकते हैं तो या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन खैर, इसका जो तरीकेकार है वो बता रहा हूँ। सैंपल स्पेस एस, वो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, यही आएगा ना। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस हुआ। अब आप ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, मतलब मैं कहता हूँ कि इवन, चलो, तो इवन, इवन कितने हैं, 2 4 6, ठीक है, तो 3 है, 3 बटा टोटल कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें ये देखें, ये इवन है, ये इवन है और ये इवन है, तो इवन कितने हुए टोटल, 3, ठीक है, 3/6, टोटल कितने हैं, 6, तो 3/6 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड की बात करते हैं, ठीक है, ऑड भी कितने हैं, 1 2 3, ये क्या है, ऑड, और टोटल कितने, 3, तो मैं कह देता हूँ कि 3/6, ठीक है। अब देखें ज़रा, यहाँ पे कुछ मैं बताता हूँ, ये वैसे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तो जस्ट एक इस तरह से है कि आइडिया हो बंदे को मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, तो 3/6 का मतलब क्या है, 1/2, इसका मतलब क्या है, 1/2। अब आपको पता है कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एक्सक्लूसिव मतलब है कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ऑड आएगा या इवन आएगा उसका कोई एक दूसरे के साथ चक्कर नहीं है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि एज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, सो सो इसके लिए फॉर्मूला है ए और बी, इसको लिखते हैं पी ए यूनियन बी। तो इसका मतलब क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी को लिखते हैं पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1/2 ए से है और 1/2 किससे है, बी से है, तो 2/2, ये क्या हो जाएगा, 1। इसलिए मैंने कहा था पहले कि मैक्सिमम जो वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी की 1 होती है, तो इसका 1 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 12,
तो 12 ये हो जाएगा कि 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस है उनको छोड़ा गया है, फेंका गया है, रोल किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फैक्टर ऑफ 6 ऑन बोथ? तो दोनों पे फैक्टर ऑफ 6 आपको आएगा, इसकी क्या चांसेस है? फैक्टर ऑफ 6 क्या है? 1 2 3 एंड 6, ठीक है। तो पहले पे अगर ये आएगा तो 4/6 हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, दूसरी की भी 4/6 होगी। तो मैं कर देता हूँ कि कैसे होगा। ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फैक्टर्स ऑफ 6 ऑन फर्स्ट डाई इज इक्वल टू 4/6, क्योंकि टोटल 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें से 4 डिजिट्स ऐसे हैं कि जो 6 के फैक्टर्स हैं। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 6 ऑन सेकंड डाइस, तो सेकंड डाइस पे भी क्या होगा? 4/6, ठीक है। अब चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एज दीज आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इवेंट्स, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सो आप ये कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a factor of 6 on both dice will be, ठीक है। तो दोनों पे जो होगा वो क्या होगा? P A एंड B, ठीक है, जो के बराबर होगा, इसको मैं मिटा देता हूं, P A एंड B जो के बराबर होगा P A इंटरसेक्शन B, और वो बराबर होगा P A मल्टीप्लाई P B, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन है, इस पे आप लिखेंगे कि ये हो जाएगा पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी, और पी ए आपके पास क्या है? 4/9 ज़रूब 4/9, 4/9 नहीं, सॉरी, 4/6, ये ऊपर देखने 4/6, तो 4/6 मल्टीप्लाई 4/6, 4×4 = 16 और 6×6 = 36, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 16/36। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4×4 = 16, 4×9 = 36, तो ये भी इसका जवाब है, ठीक है। अब इसकी वेरिफिकेशन मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन आपका यहाँ तक हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब मैं जस्ट आपको समझाता हूँ कि ये कैसे मैंने किया। ये देखें, अगर इसका आप सैंपल स्पेस देखें ना दोनों डाइस का, तो ये होगा 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है। आप फेंकेंगे तो दोनों 1 1 भी आ सकते हैं। आप में से जिस बंदे ने लूडो खेली है उसको इस चीज का पता है, ठीक है। 1 1 भी आ सकते हैं दोनों चक्के, या गोटा, जो भी आप उसको कहते हैं, ठीक है, वो डाइस, दोनों डाइस जब आप फेंकते हैं, डाई फेंकते हैं, तो 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है। आपने देखा होगा कभी कभी डबल चक्के आ जाते हैं, 6 6, ठीक है। कभी आ जाता है कि 1 5 आ जाता है, 1 6 आ जाता है। तो इस तरह ये सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और ये 36 कॉम्बिनेशन है जो कि पॉसिबल है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें से कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि फैक्टर्स ऑफ 6 हैं। एक भी फैक्टर ऑफ 6 है, 2 भी है, 3 भी है, और 4 नहीं है, और 6 है। ये सारे फैक्टर ऑफ 6 हैं, ठीक है, यानी इन सारों से 6 आएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये फैक्टर ऑफ 6 है, क्योंकि 1 1 तो दोनों, एक तो है, एक ऑलरेडी फैक्टर ऑफ 6 है, 1 2, 1 और 2 दोनों मौजूद हैं, ठीक है। 1 3 भी मौजूद है, लेकिन 1 4 इसमें 4 नहीं है, ठीक है। 1 6 मौजूद है, फिर इस तरह 2 1 2 2 2 3 ये सारे मौजूद हैं, 2 6 भी मौजूद है, क्योंकि 2 और 6, ठीक है। ऐसे ही 3 1 देखें, 3 2 3 3 ये सारे मौजूद हैं, 3 और 6 भी मौजूद हैं। ऐसे 4 वाले कोई नहीं मौजूद है, ठीक है, 5 वाला भी कोई नहीं मौजूद है, 6 वाला देखें, ये सारे फैक्टर्स हैं, और ये भी फैक्टर्स हैं, ठीक है। यानी 6 6 देखा जाए तो 6 तो ऑलरेडी फैक्टर है ना। अच्छा, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक हो गया। तो यानी 16 कॉम्बिनेशन हो गए, आउट ऑफ कितना? 36। तो 4 4 4 9, ये क्या नाम है, 4 4 16, 4 9 36, ठीक है। 4/9 भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो नो प्रॉब्लम। 13 को देख लें, क्वेश्चन 13, इसमें है कि अहमद इज रोलिंग डाइस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट डाइस शोज 3 और 6, ठीक है। तो सैंपल स्पेस देख लें पहले, सैंपल स्पेस
ये इसका होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये आपके पास क्या हुआ, सैंपल स्पेस। ठीक है, सो अब कहते हैं कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या चीज है, गेटिंग है 3। सो आपके पास क्या होगा, P ऑफ A यानी गेटिंग 3। 3 इसमें कितना है, 1 है ना, 1/6। एंड लेट B बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 6। तो 6 कितना है, वो भी एक ही है ना, P ऑफ B, सो 1/6। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि 3 और 6। सो चूंकि हम ये कह देते हैं कि एज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आप कहेंगे कि सो पी ए और बी, यही है ना 3 और 6, ये हो जाएगा P 3 और 6। ठीक है, तो इसको लिखेंगे पी ए प्लस पी बी। एडिशन, एडिशन का जो लॉ है वो देख लें, एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। तो ये होगा पी ए आपके पास कितना है, 1/6 प्लस पी बी कितना है, 1/6। तो ये हो जाएगा 6 2 2 और 6, और ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये आपके पास हो गया 1/3। क्वेश्चन 14, तो इसमें है कि इन अ बॉक्स देर आर 4 ब्लू बीड्स। ठीक है, तो एक बॉक्स है जिसमें 4 ब्लू बीड्स हैं। ठीक हो गया, 6 रेड है और 2 येलो है। ठीक है, सारा पिक्ड बीड रैंडमली, सारा ने एक उठा लिया एंड रिकॉर्डेड द रिजल्ट। उसने देखा कौन सा है, उसने नोट किया कि मतलब ब्लू है, ग्रीन है, जौन सा भी है। ठीक है, देन शी पुट द बीड बैक, उसने वापस बैग में रखा। शी अगेन पिक्ड द बीड रैंडमली, फिर भी उसने कोई सा, रैंडमली का मतलब कोई सा भी उठा लिया। टेल इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ठीक है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सो द मैं जवाब दे रहा हूं कि द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट एज। ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि एक्सप्लेन योर आंसर, तो मैं कहता हूं एज द रिजल्ट ऑफ वन इवेंट ऑफ पिकिंग a bead does not DOES, ठीक है, uh, does not affect the result of second event of picking another bead। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या कहा मैंने कि the events are independent because the result of one event of picking a bead doesn't affect the result of second event of picking another bead। ये हो गया, तो आपने ये पहली बात कर दी है। ठीक है, अब उसके बाद है उसका क्वेश्चन है नेक्स्ट कि टेल इफ द इवेंट्स, ओके ये हो गया। ऑल्सो कैलकुलेट, ये देखना आप, यहाँ पे कहा जा रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट बीट इज ब्लू, दैट द फर्स्ट बीट इज ब्लू एंड द सेकंड बीट इज येलो। ठीक है, तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, फर्स्ट ब्लू बीड्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, टोटल ब्लू बीड्स कितने हैं, 4 हैं, और टोटल देख लें 4 जमा 6 जमा 2 12, 4 जमा 6 10 जमा 2 12। ठीक है, ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पहले यूज करूंगा। ठीक है, उनको फाइंड करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा कौन सा है, येलो, सेकंड इज येलो बीड्स। सो येलो बीड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 है टोटल, 2 बटा टोटल 12। ठीक है, अब चूंकि इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, एज द इवेंट्स आर
इंडिपेंडेंट, ठीक है। हमने क्या कहा कि एज द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, ब्लू एंड येलो, ठीक है, क्योंकि येलो बीट्स, तरतीब यही होगी, ब्लू एंड फिर क्या होगा, येलो होगा, ठीक है। तो ये बराबर है, इसके लिए फार्मूला है आपके पास, वो फार्मूला कि जब आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं, ए एंड बी, इसको आप लिखते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको लिखते हैं कि पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, आप कहेंगे कि पी ए होता है मल्टीप्लाई बाय पी बी। तो पी ए यहाँ पे कितना है, पी ए है आपके पास, यानी इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि पी ऑफ ब्लू बीट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ येलो बीट, ठीक है। तो ब्लू बीट की कितनी है, ब्लू, ए और बी मतलब वो तो फार्मूला है ना, जस्ट ये, तो 4/12 मल्टीप्लाई बाय 2/12, ठीक है। तो 4/12 ज़रब 2, 4 2 8/12, 12 12 144, ठीक है। तो 8/144 कर दें, ये हो जाएगा जनाब, अगर मैं 4 के हिसाब से देखूँ, 4 2 8, और ये क्या होगा, 4 3 12, और ये हो गया कितना, 24, 4 6 24, सो 1/18, क्यों, क्योंकि 2 1 2, 18 2 36, ठीक है। सो 1/18 मेरे पास इसका रिजल्ट है, ठीक है। आते हैं लास्ट पे। तो लास्ट हमारे पास 15 है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें आप देख लें, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसका जवाब जवाबात में क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है, ठीक है। जो 13 है इसका जवाब 14 में गिवन है, ठीक है। और जो हमारे पास 14 है उसका जवाब वहां पे 15 में गिवन है, ठीक है। और जो हमारे पास 15 है इसका जवाब वहां पे 16 में गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि वो 12 का जो जवाब उन्होंने दिया है वहां पे 12 नंबर का, तो वो शायद कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है। बाकी अगर आप 15 का जवाब देखना चाहें तो वो 16 में देख लें, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 14 का जवाब देखना चाहें तो वो वहां पे जवाब में 15 पे देख लें, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप 13 का, मेरे वाले 13 का जवाब देखना चाहें तो वो जवाबात में 14 में देख लें, ठीक है। और अगर मेरे वाले 12 का जवाब देखना चाहें तो वो 13 में देख लें, ठीक है, जवाबात के। तो इस तरह से आपको ईजी हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व है, कहाँ पे क्या जवाब है, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि जमान परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, ही रोल्ड अ डाई 30 टाइम्स, उसने डाई फेंका कितनी दफा, 30 दफा। जो रिजल्ट्स हैं वो टेबल में है, 1 5 दफा है, 2 4 दफा है, 3 3 दफा है, 4 6 दफा है, और 5 5 दफा है, 6 जो है वो यानी चक्का 7 दफा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एंड कंपेयर इट विद द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है। गेटिंग अ हेड नहीं है यार, हेड कहाँ से आया, तो गेटिंग अ 6 होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स, ठीक है। तो नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्लियर। तो बस ठीक हो गया ना, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब बताएं 6 कितनी दफा हुआ है, 7, तो बटा टोटल नंबर कितने हैं, 30, ठीक है। तो 7/30 बिल्कुल यही आपका जवाब है, 16 का ये देख लें। अब इसका है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, ठीक है। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो
फेवरेबल आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब अगर हम चक्के की बात करें तो एक दफ़ा चक्का हो सकता है ना। अ, अगर एक डाई है तो उसमें एक ही दफ़ा चक्का है, यानी एक डाई है तो उसमें 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 उसमें एक दफ़ा है। टोटल नंबर कितने हैं? 6, तो 1/6 हो गया। ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन में ये है कि कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वी गेट। ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, जरा देख लें। ये 7/30 है। ठीक है, 7/30 से हमारे पास क्या आता है? 7 तक़सीम 30, तो ये आता है 0.233। ये तकरीबन तकरीबन ठीक है। और अगर इसको करेंगे 1/6, तो 1/6 ये आता है 0.166। 7 ही समझ लें। ठीक है, तकरीबन तकरीबन। तो हम क्या कहेंगे कि जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है वो लेस है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि 0.2 है, ये 0.1 है। ठीक है। बी को देख लें। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है। वो ये कह रहे हैं ना कि कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ये क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स। ठीक है। सो ये OCCURS है। ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो अच्छा, ऑड नंबर कितनी दफा है ये देखें, 1 3 और 5। सो ये एक 5 दफा, 3 3 दफा, और ये 5 दफा। 5 5 10 3 13। सो 13 टोटल है 30। ठीक है, 13/30 हो गया। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 13/30 से आएगा क्या, तो ये आएगा 0.4343 तकरीबन तकरीबन। ठीक है, क्योंकि आगे भी है, बस इतना काफ़ी है। अब है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है। तो वो क्या होता है? वो है नंबर ऑफ फेवरेबल। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 3 और 5। सो 3 है, टोटल है 6, यानी 6 नंबर है टोटल। तो इसमें से 1 और 3 और 5 क्या है? ऑड है। तो 3/6 इससे आएगा 1/2, इससे आएगा 0.5। ठीक है। इसको अगर अब चेक किया जाए, कंपेयर किया जाए, सो कंपेयरिंग theoretical probability and experimental probability, we have, या we get, क्या होगा हमारे पास? वो होगा theoretical probability is less, नहीं, is greater than experimental probability। कैसे? theoretical है 0.5, is greater than 0.43। ठीक हो गया। सी में है कि calculate the experimental probability of getting a number less than 4। experimental probability of getting a number less than 4। तो वो क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ टाइम्स, एन इवेंट अकर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स तो कितनी दफा कर हुआ है? लेस देन 4। ये 1 है, 2 है, 3 है, ये लेस देन 4 है सारे। तो ये 5 दफा, 4 दफा, 3 दफा, 4 3 7 5 12, या 3 5 8 4 12, या 5 4 9 3 12। ठीक है, बटा 30। तो 12/30, 6 2 12, 6 5 30, 2/5। तो 2/5 से क्या आता है? 0.4। ठीक है, ये आपके पास एक जो है रिजल्ट आ गया। अब है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेटिंग नंबर, ठीक है, लेस देन कितना 4। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of possible outcomes, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, देखे ना, 4 लेस देन 4, सो 1 2 3 लेस देन 4 है तो 3 हो गए, और डिवाइड बाय टोटल है 6, सो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 से मतलब है 0.5। इससे क्या आएगा आपके पास, अब है कि कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग क्या क्या चीज, कंपेयरिंग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, सो वी गेट, ठीक है। थ्योरेटिकल क्या है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, कैसे, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.4, ठीक हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद है आपके पास डी, ठीक है, डी को भी देखते हैं, सी डी। तो डी कहता है कि कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फैक्टर ऑफ 6, so experimental probability of getting a factor of 6, ठीक है, 6, ओके। तो ये हो जाएगा, वही वाली बात है कि नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर, ठीक है। अब जरा गौर करें, वो कहते हैं फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। तो एक भी फैक्टर ऑफ 6 है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। सो एक का है 5 जमा 4 जमा 3, 5 जमा 4 9, 9 जमा 3 कितना, 12, 12 जमा 7 19, 19/30, ठीक हो गया। ये मैंने क्या किया है, मैं फिर बता देता हूँ। ये कहते हैं कि कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फैक्टर ऑफ 6 एंड कंप्लीटेड, क्या नाम है, कंपेयर इट विद, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 6 की बात करते हैं, तो एक भी फैक्टर ऑफ 6 है, 2 भी है, 3 भी है, 6 खुद भी है, ठीक है। तो एक के यहाँ पे कितने हैं 5, 2 के कितने हैं 4, 3 के कितने हैं 3, और 6 के कितने हैं 7, ठीक है। सो 5 जमा 4 9, 9 जमा 3 12, 12 जमा 7 19, 19/30, ठीक है। 19/30 से क्या आएगा, ये आएगा 0.63, ठीक है, तकरीबन तकरीबन। अब है कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फैक्टर ऑफ 6। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इसकी होगी, फार्मूला है, लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं, देखें, फैक्टर ऑफ 6, तो एक भी है, 2 भी है, 3 भी है, और 6 भी है, तो 4 हो गए टोटल, डिवाइडेड बाय 6, यानी 4 नंबर ऐसे हैं जो कि फैक्टर ऑफ 6 हो सकते हैं। कौन कौन से, 1 3 2 1, यानी 1 2 3 6, ठीक है। तो 4 हो गए टोटल, 4/6 ये आएगा 2/3, और इससे क्या आएगा 2/3, तो इससे आएगा 0.67, 0.67 तकरीबन तकरीबन, ठीक है, 0.67। तो अब हम कह सकते हैं कि कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वी गेट, ठीक है, हमारे पास क्या आता है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज लेस देन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है 0.63, दिस इज लेस देन 0.67, ठीक है।
तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हो गया क्लोज और एक्सरसाइज भी क्लोज हो गया, साथ में आपका पूरा बुक यानी आपका पूरा कोर्स खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा मेरे साथ।